ऑलराइट, सो इट हैज़ बीन शेयर्ड। आप लोग जो है वो मैटलैब काइंडली ऑन कर लें और साथ ही जो है वो उसको हम देख लेते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ऑलराइट, सो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स है, और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली लीनियर, बाय लीनियरिटी यू मीन होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन। होमोजेनिटी क्या चीज़ है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी फंक्शन एक्स ऑफ टी को, और जब आउटपुट देखी जाए उसकी, तो उसके अंदर भी हम उसको उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर सके y ऑफ t के साथ। मैं कहूँ लेट्स a scalar 2 has been multiplied with some signal x of t, तो उस स्केलर का इफेक्ट आपके पास आउटपुट के ऊपर भी अपीयर हो रहा हो। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज जस्ट property of homogeneity. And what about the property of homogeneity? दूसरी जो second property second property superposition की है। superposition property states कि अगर आपके पास दो signals का sum है x1 of t and x2 of t, and when you add them together, the output should also be the sum of two individual signals y1 of t plus y2 of t. ऑलराइट, सो दोनों सिग्नल्स को अलहदा जो है वो सम अप करके उसका रिजल्ट जो है वो जो आउटपुट पे अपीयर हो रहा है। और टाइम इनवेरिएंट थर्ड चीज़ आ जाती है। टाइम लीनियर के अंदर दो चीज़ें इनहेरिट हैं, ठीक है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों मैंने आपको वन बाय वन बता दिए। सेकंड जो चीज़ है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट से मुराद है कि आप बिलफर्ज कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि x ऑफ t माइनस ए एक सिग्नल है, ए कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सो इट मीन्स कि y के अंदर भी उतना ही डिले मतलब आ रहा हो, एट y ऑफ t माइनस ए आ सकता है उस तरह से, यानी कि टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ना हो। एक काम आज किया जाए उसकी भी वही आउटपुट हो, एक काम मैं कल करता हूँ तो उसकी आउटपुट भी उतनी ही होनी चाहिए, रिगार्डलेस कि मैंने आज किया या कल किया। तो उसकी मतलब इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें, या मैं ये कहूँ कि एक काम मैंने 8 बजे आज किया, या अगर मैं रात को उसको 9 बजे करूँ, तो मेरी जो एफिशिएंसी या आउटपुट है वो सेम होनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ जो उसके करने का अमल है, जो सिग्नल पे सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये उससे मुराद है इन ब्रॉडर टर्म्स में, उससे ये मतलब है। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र फंक्शन का आइडिया है। ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने आपको लेक्चर में बड़ी अच्छी डिटेल से समझाया था। ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। ठीक है, जब आप उसका कोई भी सिस्टम है उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करते हैं, विच मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में जब उसको सिग्नल को लेके जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन गई है एलटीआई सिस्टम की। उसका इम्पल्स रिस्पांस, जब आप इनपुट पे इम्पल्स रिस्पांस प्रोवाइड करें और उसके जो आउटपुट है उसके नतीजे में जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, हम उसको जब देखेंगे कि क्या बिहेवियर आ रहा है इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करते हुए, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब मैं कोई भी सिग्नल इसके ऊपर इनपुट करूँगा तो वो उस ट्रांसफ़र फंक्शन से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो ये सारी जो है ये कुछ मैंने आपको जनरल थ्योरेटिकल चीज़ें बता दी हैं। इस लैब में हम ये करेंगे कि कुछ ट्रांसफ़र फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलिनोमियल्स आपने रिप्रेजेंट किए होंगे पिछली लैब में कि किस तरह से उनके कोफिशिएंट्स को लिख के हम एक पॉलिनोमियल जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो इसमें हम ट्रांसफ़र फंक्शन करेंगे, और इसके अलावा जो है वो ज़ीरोस पोल्स या गेन जो होता है उसको किस तरह से, अगर आपको वो पता हो ज़ीरोस पोल्स या जो उसका गेन है, तो उसकी हेल्प से ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से लिखा जा सकता है।
तो ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है कि रिस्पॉन्स देखेंगे हम, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे, और इसके अलावा अगर कोई इन रिस्पॉन्सेस के अलावा कोई रिस्पॉन्स देखना है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने स्टेप रिस्पॉन्स ही देखना है, स्टेप इनपुट के नतीजे में हासिल होने वाले रिस्पॉन्स को देखूं। हो सकता है कोई आर्बिट्रेरी सिग्नल आप जनरेट करना चाहें, तो उसको उसके हिसाब से किस तरह से उसको किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। इसके हवाले से कोई भी आपके क्वेश्चन जो आप काइंडली उसको नोट डाउन कर लें। फिलहाल एट द एंड आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क द क्वेश्चंस। Right, so instead of going through all of this, here I will take you through the MATLAB and write the equations one by one, so you could have an idea that how the transfer function can be represented with the help of the commands in MATLAB. Alright, so if you have a transfer function, for example मैं कोई random सा transfer function generate करता हूँ, let's say कोफिशिएंट्स में डिफाइन कर लेता हूँ 1-0 न्यूमरेटर के, इसी तरह से डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 1, and then a system has been defined using a, in the bracket you have to put the names of the coefficients of numerator and denominator. So here you can see that a transfer function has been represented. The first coefficient represents the coefficient of s, and the second coefficient represents the coefficient, the constant s plus 0. सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसी तरह से जो पॉलिनोमियल्स ऑब्वियसली आपने ये किए होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस तरह से इनकी किस तरह से इंटरप्रिटेशन है, और उसके अकॉर्डिंगली नई जो चीज़ है मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ ये है कि आप ट्रांसफर फंक्शन की कमांड को यूज़ करते हुए अपने जो है उसको डिफाइन कर लेना। एक और इसका बड़ा अच्छा सा तरीक़ेकार है, बड़ा ही इफेक्टिव इजी मेथड, वो ये है कि आप सिंपल डिफाइन कर दें, मैटलैब को बता दें कि एस वेरिएबल जो है वो ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो right, so I am going to define s equals to ट्रांसफर फंक्शन, ब्रैकेट और कॉमास में आ जाएगा आपके पास s। अब इसके पास मैटलैब को ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कंटिन्यूस टाइम ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका एस है। ठीक है, एस को जब प्रेजेंट करें किसी फंक्शन के अंदर, मैं एस को आगे आने वाली कमांड्स में अगर यूज करता हूँ तो दैट मींस एस इज बेसिकली अ ट्रांसफर फंक्शन। आई हैव इंडिकेटेड टू द मैटलैब के एस जो है वो ट्रांसफर फंक्शन है। ऑब्वियसली आप कुछ और भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हो। सो वंस अगेन आई एम राइटिंग द सेम कमांड sys, let's call it sys1 equals to s over, and writing the expression जो हमारे पास यहाँ पे था s over, इसको डायरेक्टली जो है हम राइट कर सकते हैं। So you can see कि हमारे पास जो सिस्टम, चाहे हम इस मेथड से ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कर लें, इसमें ये फ़ायदा है कि हम डायरेक्टली जो पॉलिनोमियल है उसको एक्सप्लिसिटली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस वाले में जो है आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स के थ्रू जो है वो डील करना।
All right. So these are the two methods. All right. So I was basically checking the poles and zeros of the transfer function to indicate you that a third method can also be used to represent a transfer function. You might have get an idea कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सिंपल इस ट्रांसफर फंक्शन के जो हमने दो तरीकों से लिखना सीखा है बेसिकली एक तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है दूसरा आप कोफिशिएंट से represent कर सकते हैं and there is another method which is the third method in which you can see that the zero means कि numerator को मैं equal to zero करूं that means that will give me the zero of the transfer function. If I set the denominator of a transfer function equal to zero, that will give me the poles of the transfer function, right? So if I set s square plus 2s plus 1 equals to 0, then it means that the two-pole system has two poles which are at s equals to minus 1. So basically I check the poles and zeros of the system, ठीक है? Obviously आपको यहाँ से देख के भी पता चल रहा है. And then I used a command of ZPK which stands for zeros, poles and K constant. So the constant is basically 1 which is the gain, steady state gain या कह लें या इसको simple आप gain कह लें तो इस केस में न्यूमरेटर में जो K की वैल्यू है वो equal to 1 थी और इसके साथ साथ जीरो सबसे पहले आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और उसके बाद आपके पास पोल्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम में दो पोल्स हैं एट एस इक्वल्स टू -1 तो मैंने ये दो पोल्स -1 एंड द लास्ट इन द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई यूज्ड के इक्वल्स टू 1. सो उसी तरतीब में जो है आपने इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है एंड देन यू गेट अ ट्रांसफर फंक्शन which is also equals to s over s square plus 2s plus 1. So you have now learned basically three methods to represent the transfer function. और इसके साथ साथ अगर आप इस कमांड को यूज़ करेंगे कोई भी अननोन ट्रांसफर फंक्शन है डायरेक्टली आप उसके पोल्स और जीरोस को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो है इस फॉर्म में वो ट्रांसफर फंक्शन पी और जी में जो है वो स्टोर हो जाएंगे. और अगर इसके अलावा अगर आप सिंपल कमांड यूज़ करते हैं पी जी मैप की ठीक है लेफ्ट साइड पे मैं अगर वेरिएबल्स को डिफाइन ना करूं कि वो किस में स्टोर करे जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पी और जी को डिफाइन किया हुआ है कि इसमें स्टोर कर दे पोल्स और जीरोस को सिंपल आप जो एक्सप्रेशन है पी जी मैप इनटू और इसको अगर आप simulate करेंगे then you will get a map in which poles and zeros will be placed.
MATLAB जो है वो काफ़ी हैवी है सिस्टम, बट दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग सम टाइम. Alright, so here you get an idea that a pole has been placed here at 0. Sorry, 0 has been placed at 0, and there are two poles which are placed at -1. बाकी जो है इसमें और कोई ऐसी जो चीज़ है वो है नहीं बताने वाली. यही मेन चीज़ थी कि आपको ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि मेथड से कि किस तरह से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इसके अलावा मैं रैंडम एक ट्रांसफ़र फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ जिसके ज़ीरोज़ जो हैं वो बेसिकली एक 1 पे है, एक 0 पे है. इसी तरह से मैं पोल्स कर देता हूँ कुछ. ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 2 जो है वो स्टेडी स्टेट गेन है विच रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है. इसी तरह से दो ज़ीरोज़ हैं और वो दोनों यहाँ पे डिफाइंड है. एक जो है वो 0 s = 1 है और एक जो है वो s = 0 के ऊपर उसने प्लेस किया. तो s - 1 से बेसिकली दैट मीन्स कि s = 1. फिर उसके बाद इसी तरह से 3 जो है वो पोल्स रिप्रेजेंट हुए हैं एंड ऑल पोल्स लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन. लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ द मतलब इमेजिनरी एक्सिस से लेफ्ट साइड पे तीनों जो है वो पोल्स लाई कर रहे हैं. s = -1 पे, एक s = -3 एंड s = -5. और चलें जी नेक्स्ट चलते हैं. अब हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं मिसाल के तौर पे. न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स जो हैं वो मेरे पास 251 and then separated by a comma and then the coefficients of the denominator as 1, 2 and 3 bracket, and you will get transfer function like this. So this represents the coefficients of the numerator. हाइस्ट पावर जो है वो s स्क्वायर, s की पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो 1 है यहाँ पे, इसी तरह ये s की पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल. इसी तरह ये ऑर्डर बता रहा है आपको थर्ड जो है वो s स्क्वायर है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दिस एक्सप्रेशन हैज बीन रिटन. उसके जो कोफिशिएंट्स है आपको वो साथ साथ यहाँ पे नजर आ रहा है. सेम अप्लाइज टू द डिनोमिनेटर. So a transfer function has been generated
what I want is to observe the impulse response of some transfer function. So just you have to write impulse and write the transfer function which has been defined in the variable h, and just click enter. You will get the transfer impulse response of this function. So this is how the impulse response can be generated. So impulse response क्या है? Basically आपकी impulse input के 1 पे जाए, सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करे और उसके बाद फाइनल वैल्यू जो है वो इसकी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, और वही हो रहा है जो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स आ रहा है और फिर उसके बाद फाइनल जो वैल्यू है वो अटेन कर रहा है 0। ठीक है, आपने सिस्टम को ट्रिगर किया एट टाइम इक्वल टू 0 के ऊपर जो है आपने इम्पल्स जनरेट की, एंड देन सिस्टम शोज यू दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। व्हाट अबाउट अ स्टेप रिस्पॉन्स? फाइनल वैल्यू Alright, so this is the step response. You can see that here the final value is approximately equals to 0.4 के करीब है, ठीक है, 0.35 0.4 के करीब फाइनल वैल्यू आ रही है। सो दिस इज द थिंग कि हमने तो इनपुट जो की है वो स्टेप इनपुट की है विच चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, and the final value of this transfer function should achieve द वैल्यू ऑफ 1। ये आइडियल केस है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसको 1 वैल्यू को अचीव करना चाहिए, बट देयर इज अ स्टेडी स्टेट एरर विच कैन बी रिमूव्ड बाय हैविंग सम काइंड ऑफ अ कंट्रोलर, जिसको हम एक्चुएटर या कंट्रोलर की हेल्प से ये जो स्टेडी स्टेट आइडियल वैल्यू यहाँ पे लाई करनी चाहिए थी 1 को अप्रोच करना चाहिए था। सो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए फिर हम कंट्रोलर को जो है वो यूज करते हैं। ये बेसिकली सिंपल एक ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस है जो आपको नॉर्मली नजर आता है, जिसको हम प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं या प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। सिर्फ हमने उसको जो है वो प्लॉट किया, सिर्फ उसके बिहेवियर को देखा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के ज़ाहिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं और फिर स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव किया जाता है, ठीक है जी। इंटीग्रल कंट्रोल पीआईडी कंट्रोलर आप पढ़ेंगे तो उसमें इंटीग्रल कंट्रोलर जो है वो बेसिकली यूज काम करता है। इसको बहरहाल इसको जो है हम स्किप करते हैं। बहरहाल ये जो तरीकाकार है देखने का स्टेप रिस्पॉन्स या कोई भी रिस्पॉन्स को चेक करने का वो ये है। अब मैं एक टाइम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ टी के नाम से और उसका एक स्टेप साइज दे रहा हूँ और उसके बाद उसका जो फाइनल वैल्यू है बेसिकली ये इस तरह से डिफाइन होती है। ये तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, होपफुली आपको ये पता होगा कि 0 से लेट 2.1 का स्टेप साइज दिया जाए और अगर मैं उसको 10 तक रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह से आ जाएगी आपके पास वैल्यू। फॉर एग्जांपल 0 इनिशियल टाइम और 10 जो है वो फाइनल टाइम है और स्टेप साइज जो है वो मैंने 1 का रखा हुआ है। पहले मैं बहुत छोटे स्टेप साइज रख रहा था 0.1 0.01 के, तो जिसकी वजह से ये जो वेक्टर है ये काफ़ी जो है वो बड़ा बन रहा था। सो दिस वेक्टर हैज़ गॉट 10 वैल्यूज और फिर इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए भी मैं इम्पल्स या स्टेप रिस्पॉन्स को प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। सब मिसाल के तौर पे मैं इसको जो है वो मॉडिफाई करता हूँ कमांड को और स्टेप साइज को रिड्यूस करना मैंने 0.01, then visualizing the impulse response of h का इम्पल्स रिस्पॉन्स जो पहले आया था वो तो आ ही जाएगा, लेकिन मैंने इस टाइम की इंफॉर्मेशन को जो ऊपर टी में डिफाइन किया इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए जस्ट हियर
जस्ट हियर यू कैन सी ये वाली जो टाइम की इंफॉर्मेशन है इसको यूटिलाइज करना मैंने तो कॉमा और दिस पीरियड यू कैन सी 0 से 10 के लिए अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप टाइम ना भी दें, टाइम वेरिएबल को डिफाइन ना भी करें तो मैटलैब ऑटोमेटिकली उसको जो है वो सेट कर लेता है, इम्प्रोवाइज कर लेता है उस हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो है उस ग्राफ को जो भी विजुअलाइजेशन के लिए जो है उस पर्पसेस के लिए सेट कर लेता है। जैसे ओसिलोस्कोप को सीआर को आप जब ऑटो का बटन प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्टमेंट्स कर लेता है एक्स की एक्सिस की स्केलिंग और वाई एक्सिस की स्केलिंग को यूटिलाइज करता है। बट इफ यू वांट टू विजुअलाइज द सिग्नल फॉर टाइम t इक्वल टू 0 टू फॉर एग्जांपल टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स तो फिर आप जो है इस तरह से टाइम के वेरिएबल को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्स वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन को इस तरह से यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल equals to 0 to 10 with a step size of 1 second, and then again plotting the impulse response. Now you see that the resolution becomes poor. The reason is that हर टाइम के लिए t इक्वल्स टू 1 के लिए कैलकुलेट हुआ और उसके ऊपर आ गया हमारे पास, फिर t इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट हुआ, उसने इसको जोड़ दिया, फिर t इक्वल्स टू 3 के लिए इम्पल्स जनरेट हुआ, फिर उसको उससे ज्वाइन कर दिया। सो यू हैव बेसिकली रिड्यूस द स्टेप साइज ऑफ अ टाइम वेरिएबल एंड इट बिकम्स रिजल्टिंग इन अ पुअर रेजोल्यूशन। तो जितना आप उसका स्टेप साइज कम करते जाएंगे, जैसे मैंने 0.01 रखा था पहले स्टेप साइज, तो हर 0.01 इंटरवल के बाद जो वैल्यू है आउटपुट की एम्पलीट्यूड की, ठीक है, वो कैलकुलेट हो के एडजस्ट होती जाएगी ग्राफ के ऊपर और फिर उसके बाद आपके पास बड़ा एक स्मूथ जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। बेसिकली इट कंटेन्स 1000 वैल्यू, 1001 वैल्यूज इसके अंदर है, ठीक है। जब आप t का रेजोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो अब 1001 वैल्यूज जनरेट हुई है एम्पलीट्यूड की और उनको जो है वो प्लॉट किया गया है इस एक्सिस के ऊपर। दिस इज द रीजन व्हाई द रेजोल्यूशन ऑफ दिस सिग्नल becomes better and better with the reduction in the step size. नॉर्मली जो है वो हम इसी को प्रीफर करते हैं। टाइम को अगर आपको नहीं देना तो वो खुद ही जो है एडजस्टमेंट के बाद जो है वो दिखा देता है, क्योंकि अब देखिए 6 सेकंड्स के बाद वो स्मूथ हो गई है, ठीक है, कांस्टेंट एक लाइन अचीव हो रही थी, तो दैट्स वाई रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 सेकंड 11 सेकंड और तो आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिटी मच विजिबल है कि किस तरह से जो इंफॉर्मेशन मेन इंफॉर्मेशन है कि कैसे सिग्नल जो है वो ट्रांसफर फंक्शन का बिहेव कर रहा है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स वो इस ग्राफ के ऊपर ऑब्वियस है। चलो जी, इसका अब नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट लैब का, वो ये है कि आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा है और स्टेप रिस्पॉन्स देखा है, अब कोई आर्बिट्रेरी इनपुट है और उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्जांपल कोई स्केयर वेव है आपके पास, उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा एलटीआई सिस्टम से, मतलब पास ऑन होने के बाद उसका रिस्पॉन्स। हमने आर्बिट्रेरी इनपुट का रिस्पॉन्स देखना है कि वो किस तरह से बिहेव करती है। सबसे पहली बात यह है कि आर्बिट्रेरी इनपुट को रिप्रेजेंट कैसे करना है मैटलैब के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to define the time variable t,
ठीक है, जनरेट सिग्नल की कमांड यूज़ करनी है आपने जेन सिग के नाम से, और उसके बाद मैंने उसके स्क्वायर वेव फॉर्म बनानी है। इसके बाद कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं, उन पैरामीटर्स में लेट्स प्लॉट इट फर्स्ट, फिर मैं आपको उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन बता दूँ। So here is the input signal that has been plotted. इनपुट सिग्नल मैंने प्लॉट किया है, आर्बिट्रेरी एक इनपुट बनाई है जो कि स्क्वायर वेव फॉर्म है, और आपने गौर करना है इस जो है वो कमांड के ऊपर, एंड देन विजुअलाइजिंग दिस कमांड ऑब्जर्व द आउटपुट, यू कैन सी that the time period of this arbitrary input is 4 seconds. All right, so after 4 seconds it is going to repeat itself. So the 4 is represented right after the name of the waveform that you are going to produce. Square के बाद जो time period है 4, वो इस चीज को represent कर, फिर उसके बाद 10 जो है यानी कि कितने पीरियड के लिए आपको जो है वो इनपुट चाहिए. So you can see that the maximum टाइम लिमिट के ऊपर जो आपको वैल्यू शो हो रही है वो 10 सेकेंड्स की शो हो रही है. सो दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी वैल्यू. इस पैरामीटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट जो है आपके पास लास्ट 0.1 आपको नजर आ रहा है, तो 0.1 इज जस्ट अ सैंपलिंग टाइम. ठीक है, कि कितने सैंपल्स के बाद, वही बात है कि कितना रेजोल्यूशन आपको चाहिए. इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उतना पुअर जो है वो रेजोल्यूशन होता जाएगा जो भी वेव फॉर्म आप प्लॉट करने जा रहे हैं. ऑलराइट, सो जितना उसका रेजोल्यूशन इंक्रीज मतलब करना चाह रहे हैं आप, तो उतना ही कम से कम जो है उसका सैम्पलिंग पीरियड जो है वो डिफाइन किया जाता है. Now you can see I have increased the resolution. ठीक है, सैम्पलिंग टाइम मैंने रिड्यूस रेजोल्यूशन, बेसिकली आई इंक्रीज द सैम्पलिंग टाइम. ठीक है, और उसका जो टाइम है वो मैंने 1 सेकेंड से रिप्रेजेंट कर दिया. अब 1 सेकेंड से रिप्रेजेंट करने की वजह से जो उसका रिस्पॉन्स है, जो इनपुट में स्क्वायर वेव ऑब्टेन करना चाह रहा था, वो उस तरह की डिजायर्ड स्क्वायर वेव फॉर्म मेरे पास नहीं बन रही, वो बेसिकली कुछ और ही बन रहा है.
सो दिस इज व्हाट इज द रीजन कि हर 1 सेकंड के बाद जो वैल्यू है वो अपने आप को चेंज कर रही है। ये 2 पे वैल्यू चेंज हुई, 3 पे हुई, फिर उसके बाद फाइनली जिसकी वजह से इसका जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब हो गया। सो सैम्पलिंग टाइम का मैं जितना जो है वो फॉर एग्जांपल 0.01 अगर इसको कर दिया जाए एंड देन अगेन what this input signal and setting the axis, you will see that the resolution is far much better. It is purely a scale. इसी तरह से अब आपने ये करना है कि जेन सी की कमांड को यूज़ करते हुए डिफरेंट हेल्प की कमांड यूज़ करें और इसको पढ़ें कि किस तरह से डिफरेंट और भी वेव फॉर्म्स, आर्बिट्रेरी वेव फॉर्म्स और भी होती हैं, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो सकती है, तो उसको भी जो है वो इनपुट किया जा सकता है। ऑलराइट, सो फार सो गुड। इसके बाद ये तो सिंपल हमने देखी है इनपुट। अब हमने बेसिकली रिस्पांस चेक करना है इस सिस्टम का, जो एच से मैंने डिफाइन किया हुआ है। इस सिस्टम के रिस्पांस को चेक करने के लिए कमांड यूज करते हैं हम lsim के नाम से, विच इज बेसिकली stands for simulating the time response of a dynamic system to arbitrary input. आर्बिट्रेरी इनपुट हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म है और उसके नतीजे में रिस्पांस हमने जनरेट करेंगे और इसको लिखने का तरीका सिंपल है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, उसके बाद जो इनपुट है और उसके बाद जो टाइम एक्सिस आपने डिफाइन किया है टी से। अगर किसी को नहीं है तो हमने इस तरह से डिफाइन किया था। सो बेसिकली जो एरर यहाँ पे शो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रोज और कॉलम्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि यू के अंदर भी, वेक्टर के अंदर भी उतनी ही रोज होनी चाहिए जितनी आप वेक्टर टी में डिफाइन करेंगे जो टाइम का वेक्टर है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज टू create a time vector with the same step size 0.01 जो कि हमने u सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया 0.01। Here you get it। सो आपके पास यहाँ पे इनपुट उसी तरह से विजुअलाइज हो रही है और जो रिस्पांस है वो आपके पास इस तरह से आ रहा है। ऑल्दो रिस्पांस आपको नहीं पता कि किस तरह से आना चाहिए था, इट इज़ प्रीटी पुअर रिस्पांस। बेसिकली इनपुट को इसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द रिस्पांस कि वो कैसा आ रहा है या कैसा आना, तो जाहिर है इनपुट को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन आपने आज सिर्फ ये लर्न किया कि हम रिस्पांस कैसे देख सकते हैं आर्बिट्रेरी इनपुट्स के होते हुए, या इम्पल्स रिस्पांस किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का कैसे देखा जा सकता है, या फिर स्टेप रिस्पांस कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें, अगर गौर करें तो पहले एरर क्यों आ रहा था, उसकी वजह ये थी कि इनका t और u का जो साइज था वो मिसमैच हो रहा था। ठीक है, रोज और कॉलम्स का इशू आ रहा था क्योंकि हमारे
जो टी के अंदर जो स्टेप साइज था वो काफ़ी कम डिफाइन हुआ था, ठीक है। उसको फिर इंक्रीज मैंने किया, यानी कि रिड्यूस किया 0.01 से, ताकि लार्जर अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज का एक वेक्टर जनरेट कर सके, जिसके अगेंस्ट हमने आउटपुट को प्लॉट करना। तो बेसिकली ये 3 कमांड्स हैं जो हमने की हैं, और अगर आप सिंपल सिर्फ प्लॉट इनपुट को विजुलाइज करना चाहते हैं तो आपने प्लॉट की कमांड यूज़ करके फर्स्ट आपके पास एक्स एक्सिस, देन जो है वो आपके पास यू आ जाएगा। हाउ यू कैन simply visualize the input signal. In order to better visualize the input signal, you have to set the axis. X axis जैसे मैंने पहले axis की कमांड यूज़ की थी, इस तरह से axis की कमांड को यूज़ करते हुए आप सिंपल इनपुट को भी जो है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेंज टाइम पीरियड ऑफ इट to let's say 2 and total 6 and same sample time 0.01 seconds, and let's visualize it again. So here once again you can see that the time period of this input signal has been reduced to 2 seconds, right? And then total time is 6 and the sample time is pretty much मतलब ऐसा रखा गया 0.01, जिससे रेजोल्यूशन जो है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कितनी वैल्यूज जनरेट कर रहा है। 0.01 रखने से आप देख सकते हैं कि 601 वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा करते जाएंगे सैम्पलिंग टाइम को, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड कर देंगे, तो उतनी ही कम वैल्यू जनरेट होंगी, और जिसके नतीजे में सिग्नल जो है वो काफ़ी रफ हो जाएगा आपका। So it has basically become a triangular waveform. ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट आर्बिट्रेरी इनपुट्स की प्रैक्टिस करें, किस तरह से की जाती है। बाकी तो सारा आसान ही था, ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड था। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं पूछना शुरू कर देता हूँ आपसे। अरहाम नदीम रिस्पॉन्ड करें जी। यस सर। सारा आपने अटेंड किया है ट्यूटोरियल, आज की लैब की डेमोन्स्ट्रेशन? यस सर, अटेंड किए सर। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी सर, मेरा नेट का इशू था। नेट का इशू है। जीरोस, पोल्स और के क्या होता है? सिंपल यही बता दें बस, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के बेसिक क्वेश्चन है। चलें जी, कोई और वॉलंटियर करना चाहे? जीरोस, पोल्स और के क्या होता है?
कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? आप पहले रोल नंबर काइंडली बता दें। सर मेरा रोल नंबर 369 है सर। गुड जी। सर के तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा सर, जो हमारे पास जीरो था सर, वो न्यूमिनेटर को जब हम इक्वल टू जीरो रखते हैं, जैसे सर मैं एग्जांपल में रखा भी था तो राइट फाइंड किए थे सर, -1 और 1 हमारे पास पोल्स आए थे जब हमने डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख के सोल्व किया था। राइट, ठीक है, गुड। इसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं? बड़ी सिंपल सी, अगर आपको बिलफर्ज जीरोस पोल्स और किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस पता है, मुझे पोल्स पता है और स्टैटिक गेन के पता है, व्हाट कमांड कैन आई यूज फॉर इट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन? चलो जी, सिंपल जो है कमांड इसके हम यूज़ करते हैं ZPK। ठीक है, चलो जी, इसकी आप प्रैक्टिस करें, कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है तो इस हवाले से जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने की हैं। ऑलराइट, सो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे देखने से कुछ नहीं होता। आई होप कि आप जो है वो साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर रहे होते होंगे और जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, वरना जो है वो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। लाइक C++ की तरह कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बल्कि आसान है अगर आपको जो है वो एक सर्टन सिंटैक्स के साथ साथ चले। और अगर आपको कोई सिंटैक्स नहीं समझ आता तो सिंपल आपने क्या करना है, हेल्प की कमांड यूज़ कर लेनी है। जैसे अभी मुझे एक्सिस का सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो सिंपल आपने हेल्प की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आप डॉक की कमांड DOC और एक्सिस लिखें। So you will get a very detailed description of all this, मतलब आपको सारी मिल जाएगी और इवन इनकी एग्जांपल भी मिल जाएंगी कि किस तरह से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है एक्सिस की कमांड को। ठीक है, बड़ी अच्छी डिटेल किस्म की उसने लेटेस्ट वर्जन में तो बहुत ही अच्छे किस्म की जो है उसने 3D ग्राफिक्स के साथ एग्जांपल्स जो है वो दी हुई होती है हर चीज़ की। तो हियर यू कैन सी प्लॉट के अंदर सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही नहीं दिए जाते, बल्कि इसके अंदर लाइन की स्पेसिफिकेशंस भी दी जा सकती हैं कि मैंने लाइन का कलर क्या रखना है, मैंने लाइन का फॉर एग्जांपल कौन सी उसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल इसको कांस्टेंट लाइन नहीं बनाना, डॉटेड लाइन बनाना है या डैश्ड लाइन होनी चाहिए। तो इसके हवाले से भी डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको जो है वो सीखने को मिलेगी अगर आप इसको जो है वो इसकी हेल्प को यूज़ करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट सॉरी मैं जो है वो आपके साथ स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। एक्चुअली आई रोट simply dot plot, for example I want to see the usage of dot, how plot, sorry, how can I basically write the command। for example मैंने आपके पास इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लाइन की स्पेसिफिकेशंस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हर एक्सिस की, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा हूँ कि ये आपके पास एक ग्राफ है, तो मैं इसको जो चेंज करने के लिए डैश लाइन और आपके पास एक डॉटेड लाइन यूज हो रही है। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। उसने जो है उसके साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, नॉमिनेट कर दिया कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया करना है आउटपुट वेव फॉर्म। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट जो भी वेव जो सिग्नल कमांड्स हैं उन कमांड्स की जो है वो हेल्प फाइल को ज़रूर कंसल्ट किया करें ताकि आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्लाइड।